नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के दो चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान क्लास 9th। इसी के साथ आज क्लास 9th फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कल से हम क्लास 10th पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 पहले पे चलते हैं। संस्थाओं का कामकाज। संस्था क्या है भाई? लोकतंत्र में, भारत में मेनली भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। 3 प्रमुख संस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों आपस में कैसे काम करती है, कैसे तीनों इंटरलिंक्ड हैं। नंबर 1 पे आप आते हैं, विधायिका। विधायिका इससे पहले भी किसी चैप्टर में आ चुका है। विधायिका आप जानते हैं कि जितने एमपीज होते हैं, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा हुआ, तो जितने भी सांसद हैं उस हाउस में बैठ के डिस्कस करते हैं, तो किसी भी बिल पे इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हो गया आपका विधायिका के अंग कहे गए हैं। लेकिन उसी में से एक पार्टी है जो सरकार बनाई हुई है, गठबंधन की सरकार बनाई हुई है, तो उसका प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्री होगा, यानी वो कार्य कर रहा है, तो वो हो गया कार्यपालिका। फिर जो ये लोग बिल पास कर देते हैं, फिर कहीं कोई एरर तो नहीं है, संवैधानिक प्रारूपों के अनुरूप तो नहीं, न्यायपालिका में चला जाता है। कोई डिस्प्यूट हो तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य किसी भी बिल से संबंधित सदन में मत देना या विरोध प्रकट करना। अमूमन जो पक्ष की पार्टी है, यानी जो सरकार में है, वो तो अपना मत प्रकट कर देते हैं। बिल चूंकि वही लेके आते हैं, सरकार के लोग ही बिल लेके आते हैं, और जो उसके सरकार में जो नहीं है वो अमूमन विरोध कर दिया करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिल अगर उसमें अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छी चीज है, तो उसको आप भी मत दें। हालांकि बहुत सारे बिलों में ऐसा हुआ है कि विपक्ष के लोग भी उसको सरकार का साथ दिए हैं। ये आपके विधायिका में आ गया। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी कानून बनना हुआ, तो मंत्री अपना जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग का एक केंद्रीय मंत्री हुआ करता है, वो अपना एक प्रोफार्मा तैयार किया, फिर लाया, अपने सरकार को दिया कि सर ऐसे ऐसे पूरा मामला कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो वो मान ली होम मिनिस्ट्री से संबंधित कोई बिल है, तो होम मिनिस्टर अपना दे दिया, वो फिर संसद में पेश हुआ, संसद में बाकायदा डिस्कशन हुआ। अब ये कार्यपालिका का अंग हो गया, ये काम कार्यपालिका कर रही है, संसद में पेश हुआ। संसद में जैसे लेटेस्ट एग्जांपल आप लें, आर्टिकल 370 को हटाना हुआ जम्मू कश्मीर से, तो गृह मंत्री ही उस बिल को लेके आए, क्योंकि वो सरकार में है और वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। तो गृह मंत्री ने उस बिल को पेश किया और बाकायदा संसद में बहुत एक लंबा डिस्कशन चला, 1 दिन 2 दिन चला। उसके बाद में उस पर वोटिंग हुआ, वोटिंग होने के बाद में वो बिल पास हुआ। भाई सरकार में लोग हैं, सब पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला गया। ये तीनों हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों की सहमति किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया में जरूरी है। जब ये दोनों राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया उस सिग्नेचर होने के लिए, कि जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा नहीं तब तक वो कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति ने फाइनली सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया। अब यहां तक बात हो गई विधायिका और कार्यपालिका की। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को इससे संबंधित कुछ आपत्ति है, तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया, या कोई सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं कुछ मामला दाएं बाएं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद समीक्षा किया कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यदि वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है तो कोई बात नहीं, अगर संवैधानिक प्रारूपों के अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही इसीलिए की गई है कि वो संविधान के अनुरूप सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर नहीं चल रही है तो वो उस पर अंकुश लगाएगा। संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है। ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। काफी सारे लोग संसद लगा देते हैं विकल्प,
टिक लगा दिया करते, लेकिन वास्तव में वो सुप्रीम कोर्ट है। आज ये तो हो गया आपका संस्थाओं का कामकाज। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो भी आबादी, जो भी जनता वहां पर रह रही है, उसके तो कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार की चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, कुछ एग्जाम्पल वर्ल्ड का ले लेता हूं। अमेरिका की एक है ग्वांटानामो जेल। अमेरिका जिसको चाहता कि ये देशद्रोही है, आतंकवादी, जेल में डाल देता है। उस जेल में एक बहुत रेगिस्तान में शायद वो जेल पड़ता है, और वहां के जितने भी कैदी हैं नारंगी रंग के कपड़े पहने रहते हैं, ताकि रेगिस्तान में कहीं भी भगे, अगर बाई द वे जेल तोड़कर भगे तो दूर से ही दिखलाई पड़ जाए कि भाई वो भग रहा है ये। और उस जेल में ऐसा होता कि बहुत अमानवीय शोषण भी होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया की एक मानवाधिकार संगठन है, और इसने उस पर इसके खिलाफ आवाज उठाई कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है। ठीक इसी प्रकार कोसोवो में हुआ। कोसोवो में जाति नरसंहार में बहुत लोग मारे गए, तो वहां पर भी मानवाधिकार संगठन के लोग अपना उस पर बड़ा ऐतराज प्रकट किए। तो ये लोकतंत्र में नहीं होता है। अब आप आ जाइए इंडिया पे। इंडिया में जो नागरिक हैं, हमारे जो भारतवासी हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, वर्णित है उस संविधान में। मूलभूत 6 मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 की मैं चर्चा करता हूं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 वाक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 6 शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। एक एक थोड़ा चलते हैं। समानता का अधिकार, भारत का प्रत्येक नागरिक सुप्रीम संविधान की नजर में बिल्कुल समान है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे गांव का एक किसान हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे शिक्षक हो, सब कुछ संविधान की नजर में सब एक समान है। कानून की दृष्टि में यह मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, भारत में रहने वाले लोगों का। यह आपका समानता का अधिकार हुआ। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपका कहीं शोषण हो रहा है किसी भी स्तर पर, चाहे कार्यालय में हो रहा है, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, चाहे नेताओं के द्वारा हो रहा है, तो उस शोषण के अधिकार, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, आप उसके विरुद्ध, आप मौलिक अधिकार दिया गया है, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार से न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं उनके विरुद्ध जिन्होंने आपका शोषण किया है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा गया है। संविधान में कुछ रिटें हैं, पांच रिटें हैं, तो उस 5 यहां पे चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि वो पॉलिटी का अंग आ जाता है। तो उस 5 रिटों में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो सारे अधिकार दिए गए हैं। उसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथे नंबर पे। भारत, हमने पहले ही कहा था, भारत एक सेकुलर कंट्री है। प्रत्येक धर्म और जाति के लोग यहां पर रहते हैं, सबको अलग अलग, सबके अपने पूजा पद्धतियां हैं, सबके अपने अपने इबादत खाने हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब लोग स्वतंत्र रूप से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने की आजादी। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब आप जाते हैं, चाइना में अगर आप चले जाइए, तो वहां अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दिए तो तुरंत आप जेल में चले जाएंगे, कोई बट नहीं है। वहां पे कम्युनिस्ट शासन है। लेकिन इंडिया में यहां पर कोई, जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री, आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलते रहिए। कुछ अगर वो कुछ गलत किए तो नहीं साहब आपने बहुत गलत काम किया है। मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे कुछ गलत उनको, हमको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ इन्होंने किया है, तो हम कहते नहीं मोदी जी काम अच्छा नहीं किया, बहुत गड़बड़ काम किए। तो ये हमारी वाक स्वतंत्रता है, हम क्रिटिक के तौर पे हम उसको बोल सकते हैं। प्रेस इसी के दायरे में आता है। आर्टिकल 19(1)(a) ये वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये जाने भैया।
शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या आप कोई स्कूल कॉलेज खोलें, लोगों को शिक्षा दें, ये भी आपके मौलिक अधिकार में आता है। ये आपके 6 मूल अधिकार हो गए, यानी मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, यही हमारे कहे जाते हैं, और इसी के आधार पर संविधान आगे हमारा बढ़ता। इसके बाद आपका आ जाता नीति निर्देशक तत्व और तमाम आर्टिकल संस्थाएं भी आ जाती हैं। ये आपका दोनों चैप्टर संस्थाओं का कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार, आज का क्लास 9th का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का फिनिश हुआ। कल से हम लोग क्लास 10th पे चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।